प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और आपका भी पेपर हिस्ट्री है, आपका भी पेपर इतिहास है, मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत इतिहास के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे, जो कि 2027 एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी होगा। क्या 100% टकराने की गारंटी होगा? तो चलिएगा, आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि कनिष्क का राज्यारोहण किस तिथि को हुआ था? देखिए, कनिष्क का जो राज्यारोहण जो हुआ था किस तिथि को हुआ था? तो सभी बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा, इसका सही आंसर 78वीं शताब्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हुआ, इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और सभी बच्चे, जो भी बच्चे हिस्ट्री में बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका जो एग्जाम होगा 2027 का 2027 एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए बताइएगा यहाँ पे कि त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है जी कि त्रिपिटक जो संबंध जो साहित्य है, उसका जो रिलेशन है, उसका जो संबंध है, आप लोग याद रखेगा, बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 4 नंबर का दिया गया है, तो सिंपल है इसका कहना कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत को जोड़ा है? तो देखिए, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ का जो सिद्धांत था, उसमें एक नया सिद्धांत जोड़े थे, और उसका नाम क्या था? मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत के रूप में जोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और कहते हैं ना जी कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट तरीका से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो देखिए, महाभारत का युद्ध और कुल पुराणों की संख्या के बारे में बात कर लिया जाए तो टोटल याद रखेगा 18 होता है। क्या होता है? महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था और पुराणों की संख्या भी 18 है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। तो 100% आपका सही आंसर है, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। आप वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि टॉपर बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। बताइएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाली के द्वारा गोवा पे जो अधिकार कर किया गया था 1510 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया। उससे पहले आप सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि आप इतिहास में 90 प्लस लाना चाहते हैं, या 80 प्लस लाना चाहते हैं, या 70 प्लस लाना चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, आप 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि सहायक संधि की नीति किसने क्रियान्वित किया है? मेरे प्यारे बच्चों, तो सहायक नीति किसने यहाँ पे क्रियान्वित किया था? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 8 नंबर का दिया गया है, तो सभी बच्चे इसका आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, अवध में 1857 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था, वहां पे नेतृत्व किसने किए थे? याद रखिएगा, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% इंपोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में कई बार लगातार पूछा गया। तो जो भी इंपोर्टेंट होता है उसको इंपोर्टेंट करवा देते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, जब 1857 में 1857 में जब विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा, एक दिन बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके अपने सिलेबस को कवर कीजिएगा। और बताइएगा कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा पहला किसान आंदोलन चंपारण से शुरू किए थे। और आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जो चंपारण किए थे रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पे, और कब गए थे? 1917 में गए थे। तो इतना भी याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न भी कभी काल पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया
गया है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हो गया था, कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। तो सभी बच्चे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा और बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न लाए हैं सभी का सभी क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, कभी ना कभी पूछा गया। तो चलिए बताइएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्या साइमन कमीशन भारत कब आया था? मेरे प्यारे बच्चों, साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका होगा, इसी को 110% सही कीजिएगा, एग्जाम में सेम टू सेम पेपर देखने को मिलेगा। तो जितना बता रहे हैं उतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा और बताइएगा 13 नंबर में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के बारे में बात कर लिया जाए तो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 14 नंबर का, तो सिंपल है, इसका सिंपल सा कहना है क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप तो नारा सुने होंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सभी बच्चे, हर एक बच्चे जानते हैं कि यह जो नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो लगातार आप कंसिस्टेंट तरीका से अपना अध्ययन करते रहिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। बताइएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया, 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अम्बेडकर। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास अगला जो प्रश्न दिया गया 16 नंबर का कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो संप्रभुता जो होती है निहित होती है, किसमें निहित होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, संप्रभुता जो होती है संविधान में निहित होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में निहित होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 17 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया कि राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी जो है छोटू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी बच्चे याद रखेगा कि राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जितना क्लास बता रहे हैं, और प्रत्येक दिन मेरा क्लास हिस्ट्री का जो क्लास होगा शाम के 7 बजे होगा, तो इस समय आप लोग जरूर क्लास पे जुड़िएगा और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के प्रत्येक दिन आते हैं। तो चलिए बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखेगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया है, 110 स्टार वाला प्रश्न है, कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। 2027 में आने की संभावना है। तो चलिए बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 19 नंबर का, तो सिंपल है। 19 नंबर का जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया तो चलिए बताइएगा यहाँ पे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी VVI है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? देखिए जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा किसको कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 20 नंबर का दिया गया है, सिंपल है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की है? तो देखिए इंडिका की जो रचना की गई है मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से भी होगा, आप इसी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगला जो प्रश्न 21 नंबर का दिया गया है, तो चलिए आप बताइएगा इसका आंसर कि पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो पर्याय प्रशस्ति की जो रचना की गई है किसके द्वारा की गई है? हरिसेन के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो हमारे पास दिया गया 22 नंबर का प्रश्न है, तो सिंपल है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? मतलब कि क्या है, सिंपल सा क्या है कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री जो था भारत आया था? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि गुप्त काल में चीनी यात्री जो भारत आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम जो था ना दोस्तों फाहियान था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप इसी को बिल्कुल बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और ऐसे भी पूरा रिसर्च करके क्वेश्चन को लाते हैं जो 2027 में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। और बताइएगा यहाँ
पे विनोद। अगला जो दिया गया है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए भारतीय इतिहास का कौन सा काल है, कौन सा पीरियड है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए उसके बाद हमारे पास 24 नंबर का प्रश्न दिया गया, सिंपल है यहाँ पे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो सभी बच्चे जानते हैं कि महाभारत के समय में किस भाषा का सबसे ज्यादा वर्चस्व था, यहाँ पे प्रमुखता थी। तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत जिस समय था उस समय सिर्फ संस्कृत का वर्चस्व था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 25 नंबर का प्रश्न दिया गया है छोड़ो कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों आप नहीं जानते हैं जी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हम लोग जानते हैं अपना बिहार में ही हुआ था और बिहार के बोध गया में महाबोधि नामक वृक्ष के नीचे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो काफी ज्यादा खतरनाक प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट नहीं। तो चलिए बताइएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। और याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, सफेद वस्त्र को धारण करते हैं, और दिगंबर जो होते हैं ना बाबू बिना वस्त्र के रहते हैं, वस्त्रहीन रहते हैं। और ये लोग क्या है, जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं कम से कम उतना पढ़ करके जाइएगा और बताइएगा कि अशोक किस वंश का शासक था। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अशोक के बारे में बात करते हैं तो अशोक जो था किस वंश के शासक था। याद रखिएगा अशोक जो है मौर्य वंश के शासक था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया और अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि पुराणों की संख्या और महाभारत का युद्ध दोनों का दोनों 18 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 29 नंबर का दिया गया सिंपल है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए जैसे दिगंबर और यहाँ पे क्या श्वेतांबर जो था जैन धर्म से संबंधित था, लेकिन यहाँ पे हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म का जो शाखा है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 30 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सिंपल है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू करवाया था किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, कभी भी आप गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि जो बता रहे हैं परीक्षा में सेम टू सेम पूछा जाएगा और जितना बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाइएगा। और बताइएगा यहाँ पे 31 नंबर में कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो किया गया था किस संत के द्वारा किया गया था, तो रामानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रामानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी में रामानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके साथ ही साथ 32 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया। तो देखिए कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था। तो सभी बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। और वही बात करते हैं ना छोटू, अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया 33 नंबर का, तो सिंपल है कि दीन ए इलाही धर्म किससे संबंधित है। तो दीन ए इलाही हर एक बच्चा जानता है किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 34 नंबर का प्रश्न है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो सबसे अधिक विकास जो हुआ था किसके समय में हुआ था, तो सभी आप रखिएगा शाहजहां के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आंख मूंद करके सही कीजिए, एग्जाम में गलती नहीं होगा। और 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। एग्जाम में बाबू इस के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था, सबसे अंतिम मुगल शासक। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो किस वर्ष में हुआ था, 1906 में हुआ था। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ से सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया
गया था और आप बताइएगा कि किसने किया था। ठीक है, तो चलिए बताइएगा 37 नंबर में कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा 1600 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या होगा? ए होगा। आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कि आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्या थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा। आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल लगाते चलिएगा और इसी तरह से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है ना जी कि आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही तेज बनिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर होगा। एग्जाम में मान कर चलिए 5 से 6 महीना का समय बचा हुआ है तो आप लोग अपने आप को झोंक दीजिए। तो चलिए बताइएगा कि डांडी जो है किस राज्य में स्थित है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, डांडी के बारे में बात करते हैं तो डांडी जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखेगा डांडी जो है गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी हुआ, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 40 नंबर का प्रश्न दिया गया कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, मतलब पूना समझौता जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा, आप इसको सही कीजिएगा। उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न दिया गया, कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं? क्या है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या आप नहीं जानते हैं कि दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा, ए को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, सिंपल है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआती वर्षों के बारे में बात कर लिया जाए तो 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन जो आपका यहाँ से डी होगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और काफी ज्यादा खतरनाक प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 43 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरलों के बारे में बात करते हैं तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे सी गोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे दिया गया 44 नंबर का, तो सिंपल इसका कहना है क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं कि भारत का जो संविधान है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके साथ ही साथ 45 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया था कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो हम लोग जानते हैं कि महाजनपदों की संख्या जो थी 16 थी। इसमें सबसे शक्तिशाली सबसे ग्रेट जो महाजनपद था कौन था? याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, कई बार पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही कीजिएगा। और तीनों में से कोई भी नाम रहे, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, सभी का सभी बिल्कुल सही आंसर हुआ क्योंकि उन्हीं का तीनों नाम है। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर का 47 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? देखिए, स्तूप जो होता है, क्या होता है? स्तूप का जो संबंध है, जो रिलेशन है, किस धर्म से है? तो सभी बच्चे यहाँ पे याद रखेगा, बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 48 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, सिंपल है बाबू कि अल-बर्नी किसके साथ भारत आया था? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अल-बर्नी जो भारत आया था किसके साथ भारत आया था? तो सभी बच्चे इसका सही आंसर क्या कर लीजिएगा, महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और 49 नंबर प्रश्न का आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं? चलिए आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। एग्जाम के दृष्टिकोण से बोला जाए तो 100% इंपोर्टेंट है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में, किस लैंग्वेज में लिखा था। क्या अरबी
अरबी भाषा में लिखा था या फारसी भाषा में लिखा था या उर्दू में लिखा था या अंग्रेजी भाषा में लिखा था। सभी बच्चे कमेंट करके आप सब अपना आंसर जरूर दीजिएगा। आप सभी बच्चे के आंसर को जरूर हम लाइक करेंगे। तो चलिए 50 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है और आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास है कि किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को परिवर्तित कर दिया। मतलब कौन सा ऐसा मुगल शासक था जहां पे उसकी राजधानी दिल्ली था और दिल्ली से दौलताबाद में कन्वर्ट कर लिया अपनी राजधानी को। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में आप सबके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट 50 वीवीआई क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए। तो सबसे पहले कहना चाहेंगे, यदि आप इसका फ्री में ऑब्जेक्टिव का फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ यदि आप सब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और मेरा नंबर लिख लीजिए 91 13 17 72 88। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां से आपको सब्जेक्टिव का नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। और उसके साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से अपना मेंबर बन जाइएगा। और सभी वीडियो आप लोग रेगुलर जरूर देखिएगा। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, आप लोग अपना कॉमेंट जरूर यहाँ पे कीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत है और आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।